हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटी नेट इकोनॉमिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020-21। सो एज यू ऑल नो कि इकोनॉमिक सर्वे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का, चाहे आप लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस पोर्शन में से, इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को, कौन कौन सा डेटा इसमें से इम्पोर्टेंट है, कितना कितना डेटा आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम के लिए जो है वो नोट डाउन करना है, सारा का सारा हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है इकोनॉमी का, जिसको कि ठीक एक दिन पहले बजट से ठीक एक दिन पहले यानी कि 1 फरवरी को जो बजट था उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी की ओर से। 1 फरवरी को बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया था, उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको जो है पेश किया गया था। सो बजट को प्रेजेंट करने से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे उसको ठीक एक दिन पहले प्रेजेंट करना कंपलसरी है। सो अगर बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे में होता क्या, तो हर एक सेक्टर की परफॉर्मेंस पिछला जो साल रहा है उसमें कौन से सेक्टर ने कैसे ग्रोथ दिखाई है, क्या हमारी जो ग्रोथ है पॉजिटिव रही है चाहे नेगेटिव रही है, ईच एंड एवरी सेक्टर की परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को पता चलती है। और इसके अलावा फॉर फ्यूचर मूव्स के आने वाले समय में सरकार को कौन कौन सी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो इकोनॉमी है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। सो इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो पिछले साल कैसी परफॉर्मेंस रही इकोनॉमी की वो हमें जानने का पता चलता है। और बजट की अगर बात करें तो हम लोग अगले साल का यानी कि जैसे बजट प्रेजेंट किया गया था 1 फरवरी को, तो उसमें हम लोगों ने 2022-23 यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार की क्या क्या पॉलिसीज़ है, कहाँ कहाँ पे सरकार खर्चा करेगी, कहाँ कहाँ से सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। सो हम लोग आगे आने वाले साल के लिए बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे पिछला हमारा जो साल है वो कैसा रहा है, ईच एंड एवरी सेक्टर के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है इकोनॉमिक सर्वे से। सो यहाँ पे अगर बात करें कि एक दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे को क्यों प्रेजेंट किया जाता है, सो देखिएगा अगर हम लोग बात करें 1964 से पहले की, तो 1964 से पहले इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को ही एक ही दिन प्रेजेंट किया जाता था। बट 1964 के बाद जो इकोनॉमिक सर्वे उसको एक दिन पहले और जो बजट है उसको एक दिन बाद जो है प्रेजेंट किया जाता है। सो इस बार यहाँ पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी की ओर से 31 जनवरी को यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उसको यहाँ पे लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे को बनाया किसकी ओर से जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे को बनाया जाता है बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की गाइडेंस के अंडर इकोनॉमिक सर्वे को बनाया जाता है। बट इस बार हमारे पास चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की जो पोस्ट थी वो खाली थी। सो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिल किया है फरवरी को, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे मंडे को प्रेजेंट किया गया था और फरवरी को यहाँ पे जो नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनको अपॉइंट किया गया है। अब आने वाले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो उनकी गाइडेंस के अंडर बनाया जाएगा। सो अगर बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हम लोगों ने कितनी ग्रोथ अचीव की है, तो पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग ये मान के चल रहे थे कि हमारी जो इकोनॉमी है 11% की जो जीडीपी है उसको अचीव करेगी। बट अब हम लोगों ने इसको जो है वो जो हमारे पास एडवांस एस्टिमेट आए हैं वहाँ से हमें पता चला कि इकोनॉमी की जो जीडीपी की ग्रोथ रही है वो है 9.2%, यानी कि हम लोग अनुमान लगा के चल रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 9.2% की जो जीडीपी की ग्रोथ है उसको अचीव करेगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बनाता कौन इकोनॉमिक सर्वे। सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से मिनिस्ट्री के कौन से डिपार्टमेंट की ओर से इकोनॉमिक सर्वे को बनाया जाता है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक डिवीज़न, उस डिवीज़न का नाम क्या है, इकोनॉमिक डिवीज़न। सो इकोनॉमिक डिवीज़न की ओर से यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की एक यहाँ पे जो डिवीज़न है इकोनॉमिक्स डिवीज़न, उसकी ओर से इकोनॉमिक सर्वे जो कि एनुअल रिपोर्ट कार्ड इकोनॉमी का उसको बनाया जाता है अंडर दी गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। क्योंकि इस साल हमारे पास चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की जो पोस्ट थी वो खाली थी, तो इस साल का जो सर्वे है उसको बनाया गया है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सान्याल जी की ओर से। सो संजीव सान्याल जी की
गाइडेंस के अंदर ये जो सारा इकोनॉमिक सर्वे है उसको बनाया गया इस साल। और इसके अलावा जस्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र VA नागेश्वरन। सो अगले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इनकी गाइडेंस के अंडर बनाया जाएगा, जिनको कि फ्राइडे को ही अपॉइंट किया गया था। अब ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दी जाती है इकोनॉमिक सर्वे में, क्या सरकार के ओर से उनको मानना ज़रूरी है? सो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सरकार को प्रेजेंट करना है इकोनॉमिक सर्वे, या फिर गवर्नमेंट के ऊपर कोई यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि उसको जो रिकमेंडेशन दी गई है उनको मानना ही माना है। ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर ही जो है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि जो भी यहाँ पे सजेशन दिए जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में, क्या उनको उन्होंने मानना है या फिर नहीं, या फिर रिजेक्ट करना है, ये कम्प्लीटली सरकार के ऊपर ही है। उसके बाद अगर हम लोग फॉर्मेट की बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे का फॉर्मेट कैसा होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 से हमारे पास जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 2 वॉल्यूम में आ रहा था, वॉल्यूम नंबर 1 एंड वॉल्यूम नंबर 2। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? जब यहाँ पे अरविंद सुब्रमण्यम जी जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं 2014 से लेके 2018 तक, जब उन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की जो पोस्ट थी उसको ज्वाइन किया था, तब से हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं KV सुब्रमण्यम जी, जिनका यहाँ पे कार्यकाल रहा है 2018 से 2021 तक, सो उन्होंने भी सेम ही फॉर्मेट को फॉलो किया। 2 वॉल्यूम में हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे था वो आ रहा था। बट अगर इस साल की बात करें तो यहाँ पे जो सिंगल वॉल्यूम, इस बार सिंगल ही वॉल्यूम में हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है। रीज़न भी कि यहाँ पे वॉल्यूम नंबर 1 जिसमें कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नरेट करते हैं कि क्या उनके विचार हैं आने वाले समय में सरकार को क्या क्या करना चाहिए, फ्यूचर कोर्स क्या होना चाहिए इकोनॉमी का। सो फर्स्ट वॉल्यूम की अगर बात करें तो फर्स्ट वॉल्यूम में यहाँ पे फ्यूचर कोर्स ऑफ द इकोनॉमी की इकोनॉमी में कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कैसे कैसे उनको जो सरकार है वो ठीक कर सकती है। सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताते हैं वॉल्यूम नंबर 1 में। वॉल्यूम नंबर 2 जो कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, सो वॉल्यूम नंबर 2 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जितना भी फैक्ट्स एंड फिगर पूछे जाते हैं वॉल्यूम नंबर 2 में ही मेंशन होते हैं। सो अगर हम लोग वॉल्यूम नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रही है पिछले साल उसको बताया जाता है। प्रिंसिपल फोकस की अगर बात करें तो 2nd वॉल्यूम का जो प्रिंसिपल फोकस होता है एक्सप्लेन करना इमीडिएट इकोनॉमिक इश्यूज़, कौन कौन से इश्यूज़ यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में फेस किए हैं, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। प्रॉपर यहाँ पे डेटा होता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन से सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस रही है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है या फिर नेगेटिव ग्रोथ हुई है, वो सारा कुछ हमें पता चलता है वॉल्यूम नंबर 2 से। सो इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे कैसे उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इकोनॉमिक सर्वे में। सो इस बार की इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो सिंगल ही वॉल्यूम में आपका इकोनॉमिक सर्वे आया है। अराउंड 413 पेजेस का आपका इकोनॉमिक सर्वे है, जो कि 900 पेजेस का हुआ करता था। सो 900 पेजेस का भी इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने देखा जब 2 वॉल्यूम में आता था इकोनॉमिक सर्वे। इस बार की अगर बात करें तो टोटल 413 पेजेस का आपका इकोनॉमिक सर्वे है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-22। सो सबसे पहले तो आप लोग इसका जो कवर पेज है वो देख सकते हो। कवर पेज में आपको ओवरऑल इंडिया जो है दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल इंडिया यहाँ पे रॉकेट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, सारा ओवरऑल हर एक सेक्टर को यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की गई है। ओवरऑल इंडिया को यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए जीडीपी की ग्रोथ, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2020 और 2021 में क्या हुआ था कि जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो नेगेटिव गई थी। कोविड-19 की वजह से नेगेटिव 7.3 हमारी जीडीपी की ग्रोथ रही थी। अगर हम लोग बात करें 2020 और 22 की तो कितना अनुमान है 9.2%। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इकोनॉमी 11% की जो जीडीपी ग्रोथ जो है अचीव कर सकती है, बट जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं वहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि 9.2% रहेगी जीडीपी 2021 और 22 के लिए। और अगर हम लोग आने वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में जो जीडीपी की ग्रोथ है फॉर द ईयर 2020 एंड 23 ये रहने वाली है 8 से लेके 8.5, 8 से 8.5 के बीच जीडीपी की ग्रोथ रह सकती है एज पर दी इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेक्टर वाइज तो सबसे पहले एडवांस एस्टिमेट ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी की एक्सपेंशन हुई है वो है 9.2%, जबकि हम लोग बात करें 2020
और 21 की थी, यहाँ पे हमें जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो नेगेटिव देखने को मिली थी, -7.3 यही रही थी। सो यहाँ पे ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे रिकवर हो चुकी हैं। और अगर हम लोग बात करें सेकेंड वेव की, तो सेकेंड वेव की वजह से चाहे सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं उन पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है सेकेंड वेव का, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट लॉकडाउन में। सो चाहे यहाँ पे जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे उनको इम्पैक्ट हुआ है सेकेंड वेव की वजह से, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना हमें फर्स्ट लॉकडाउन में देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम लोग सेक्टर वाइज बात करें तो क्वेश्चन आ जाती है कौन से सेक्टर की हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा कम अफेक्ट हुआ था पैंडेमिक की वजह से। तो यहाँ पे एक ही सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर पैंडेमिक का जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था, जो कि क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर। सो अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की कि 2020 और 22 में एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी ग्रोथ हुई है, तो 3.9% ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, जो कि पिछले साल कितनी थी 3.6। सो 3.6 से बढ़ के 3.9% हो गई है फॉर द ईयर 2020 एंड 21। सो इस फिगर को आप लोग नोट डाउन कर लेना। और इसके अलावा अगर हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, सो इंडस्ट्री में आप लोग देख सकते हो कि 11.8%, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना कि इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो 11.8% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। जबकि अगर हम लोग बात करें 2020 और 21 की यानी कि कोविड-19 वाला ईयर, तो वहाँ पे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव में गई थी, -7 यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली थी इंडस्ट्री सेक्टर की, जबकि अब यहाँ पे हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है 11.8% की। उसके बाद कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो वो है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जो है वो हिट हुआ है पैंडेमिक की वजह से। अगर हम लोग बात करें कि इस सेक्टर ने इस साल कितनी ग्रोथ दिखाई है, तो 8.2%। अगर हम लोग बात करें 2020 और 21 की, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिली थी ग्रोथ, -8.4 हम लोगों ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्शन हुई थी सर्विस सेक्टर की। किस रीज़न की वजह से? कोविड-19 की वजह से। तो ये जो जितने मैंने सर्कल किए फिगर्स, इनको आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट, कांस्टेंट प्राइसेस, बेस ईयर क्या है 2011-12। सो ये जो ब्लू वाली लाइन है वो जीडीपी को बता रही है, और ये जो यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन वाली लाइन है ये जीवीए को बता रही है। सो यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट लॉकडाउन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था फर्स्ट लॉकडाउन की वजह से। सेकंड लॉकडाउन की वजह से भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कम हुई हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं जितना हम लोगों ने फर्स्ट लॉकडाउन में देखा था। उसके बाद यहाँ पे ये फिगर में आपको देख सकते हो कि जीडीपी प्री पैंडेमिक लेवल। सो यहाँ पे हमारा जो जीडीपी है वो आप लोग देख सकते हो कि इतना ज़्यादा जो है हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा सेकेंड वेव का। चाहे सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कम हुई हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी हमें फर्स्ट लॉकडाउन में देखने को मिली थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एनुअल ग्रोथ ऑफ जीवीए एट कांस्टेंट प्राइजेस। सो यहाँ पे एनुअल ग्रोथ किस सेक्टर ने कितनी ग्रोथ दिखाई है, इसको हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है। तो इसमें से आपने क्या क्या याद रखना है, 2019 और 21 के फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट यानी कि इनके ऊपर प्रॉपर हमारे पास डेटा, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर ने कितनी ग्रोथ दिखाई थी, एक्चुअल में सर्विस सेक्टर ने कितनी ग्रोथ दिखाई थी, और इंडस्ट्री सेक्टर ने कितनी ग्रोथ दिखाई थी। तो इसको भी आप लोगों ने नोट डाउन करना है। 2019 और 20 में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की बात करें तो 4.3% की ग्रोथ थी। 2020 और 21 की बात करें तो 3.6। 2021-22 की अगर बात करें एडवांस एस्टीमेट तो 3.9%। इन सभी फिगर्स को आप लोग नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अगर हम लोग इंडस्ट्रियल की बात करें, इंडस्ट्री की, तो -1.2। सो यहाँ पे हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2020-21 की बात करें तो अगेन -7% यहाँ पे ग्रोथ हुई है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग बात करें 2021 और 22 की, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 11.8% की ग्रोथ अचीव की है इंडस्ट्रियल सेक्टर ने। सो ओवरऑल भी यहाँ पे आप देख लेना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइनिंग एंड क्वेरिंग में कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको इस बार यूजीसी नेट पे भी देखने को मिला था। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना कि माइनिंग एंड क्वेरिंग में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर में किसकी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो आप लोग यहाँ पे
देख सकते हो कि 14.3 माइनिंग एंड क्वेरिंग, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है माइनिंग एंड क्वेरिंग में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट यहाँ पे माइनिंग एंड क्वेरिंग, सेकंड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन सबसे कम की अगर बात करें तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। उसके बाद सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं कि 2019-20 में जो रिवाइज एस्टीमेट हमारे पास आए उनके अनुसार सर्विस सेक्टर ने यहाँ पे 7.2% की ग्रोथ दिखाई है। 2020 और 21 की बात करें तो नेगेटिव हमें देखने को मिल रही है, कॉन्ट्रैक्शन हुई है, यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें इस साल की 2021-22 की तो 8.2% ग्रोथ रहने का अनुमान है किसमें, सर्विस सेक्टर में। लॉकडाउन की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था सर्विस सेक्टर में वो था ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो ये सारी जो सर्विसेज थी वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी लॉकडाउन की वजह से। इन फिगर्स को आप लोग नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सारा का सारा ये जो स्लाइड है दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोगों ने कम्प्लीटली यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। और अगर आप में से बहुत से लर्नर्स पूछेंगे कि इसकी PDF, तो PDF के लिए मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी ये जो सेशन है मैंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कंडक्ट किया है, तो उस क्लास में लिंक में जाके आप लोग इसकी जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग इस सारी PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए शेयर ऑफ सेक्टर इन नॉमिनल GVA। ये भी पूछा जाता है कि कौन से सेक्टर का कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है। तो यहाँ पे देखिए तीनों को आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, 2019-20, 2020-21, 2021 और 22। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो टोटल इसका जो शेयर है वो 18.4% रहा है। 2020-21 की बात करें तो 20.2, और अगर हम लोग बात करें इस साल की तो 18.8। ऐसे अगर हम लोग इंडस्ट्रियल की बात करें तो 26.7 था 2019-20 में, 25.9 हो गया था 2020-21 में। इस साल की बात करें तो इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 28.2, यानी कि इसका जो शेयर है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। और अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है पहले के कंपैरिजन में अब कम हो गया है। उसके बाद सर्विस की अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, 55% था 2019-20 में, 53.9 हो गया था यहाँ पे 2020-21 में लॉकडाउन की वजह से। और अगर हम लोग बात करें इस साल की तो अगेन यहाँ पे हमें जो ग्रोथ है ओवरऑल इसका जो शेयर है वो कम देखने को मिल रहा है, 53। 53 पहले 53.9 था, अब 53 यहाँ पे हो गया। तो इन सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद देखिए टोटल कंजम्पशन की अगर बात करें तो टोटल कंजम्पशन हम लोग मान के चल रहे कि हमारी जो कंजम्पशन है वो ग्रोथ दिखाएगी 7% की। इसको नोट डाउन कर लेना है कि टोटल कंजम्पशन की अगर बात करें तो अनुमान लगा के चल रहे हैं कि 7% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है कंजम्पशन में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट कंजम्पशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2019 और 20, 21 और 2021-22 इन तीनों को आप लोगों ने नोट डाउन करना है। टोटल कंजम्पशन 2019-20 में एक्चुअल में कितनी रही थी 5.9, 2021 की बात करें तो नेगेटिव -7.3, 21-22 की बात करें तो 7%, जिसमें से गवर्नमेंट का कितना शेयर है 7.6 और यहाँ पे प्राइवेट कंजम्पशन का कितना शेयर है 6.9। लॉकडाउन यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग देख सकते हैं कि 2020 और 21 में प्राइवेट कंजम्पशन नेगेटिव हो गई थी -9.1, इस साल ही पॉजिटिव गई है। चाहे अभी भी गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कंजम्पशन। एक्सपोर्ट अगर इम्पोर्ट की अगर हम लोग बात करें गुड्स एंड सर्विसेज का तो यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस रही है गुड्स एंड सर्विसेज में भी हमारे, बट हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी रिकवर हो रहे हैं। लॉकडाउन में हमारे जो इम्पोर्ट्स है बिल्कुल ही कम हो गए थे, बट अब हमारे जो इम्पोर्ट्स है बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट है उसमें हमें डेफिसिट देखने को मिल रहा है कितना -0.2% ऑफ GDP। हमारा जो करंट अकाउंट में उसमें हमें डेफिसिट देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे जो इम्पोर्ट्स है बढ़ने शुरू हो गए हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम, पूरे के पूरे जो यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड का ट्रेड वॉल्यूम का क्या सीन है एज़ पर IMF एंड एज़ पर यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग IMF की बात करें तो यहाँ पे IMF ने ये बताया है कि 9.7 से यहाँ पे जो ट्रेड है वो गिरा है, कम हुआ है 6.7। 9.7 से 6.7 और एंड एज़ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 10.8, तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं 4.7 यहाँ पे
जो ओवरऑल वर्ल्ड है, पूरी की पूरी जो देश है, पूरी की पूरी जो दुनिया है, उसका जो वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम है वो कम हुआ है सेकेंड वेव की वजह से। उसके बाद देखिए डिस्पाइट ऑल ये डिस्ट्रप्शन जो कि हुई हैं ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से, इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ओवरऑल, इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में जा रहा है पिछले 2 सालों से। अगर हम लोग बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितने यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, तो 634 बिलियन यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि इक्वलेंट 13.2 मंथ्स ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट, यानी कि इतने हमारे पास रिजर्व्स हैं जिनसे हम लोग 13.2 मंथ के लिए जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट यानी कि गुड्स को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया की 4th पोजीशन है, इंडिया वॉज द 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर आफ्टर चाइना। फर्स्ट नंबर पे चाइना के पास सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, सेकंड नंबर की बात करें तो जापान, थर्ड नंबर की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, फोर्थ नंबर की बात करें तो इंडिया के पास यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इतने ज़्यादा है कि 4th पोजीशन इंडिया ने जो है वो अचीव करी है। उसके बाद देखिए सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ओवरऑल वो सरप्लस में जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इन्फ्लेशन की, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन यहाँ पे रही है 5.2%, 5.2% यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो रही है। और अगर हम लोग बात करें WPI की, तो WPI यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस यहाँ पे जो इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है 12.5%। सो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन ज़्यादा है। और अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कंबाइंड, तो वो कितनी है 5.2%। सो 5.2% यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे 2020 और 21 में इतनी इन्फ्लेशन जो है वो रही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट बजट में हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 6.8% होगा, और जो एक्चुअल बजट प्रेजेंट किया गया उसमें भी उन्होंने यहाँ पे एस्टिमेट किया है कि 6.9% का हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा है। सो फिस्कल डेफिसिट बताता क्या है, फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे बताता है सरकार की बोरिंग रिक्वायरमेंट यानी कि कितना खर्चा सरकार ने अपनी रेवेन्यू से ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से सरकार को कितनी बोरिंग की जो है वो रिक्वायरमेंट है। सो फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे 6.8%। और हम लोग अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अप्रैल टू नवंबर आपको बता रही है ब्लू कलर की बार, पिंक कलर की बार बता रही है अप्रैल टू नवंबर 2020, और ये जो ग्रीन कलर की बार ये बता रही है अप्रैल टू नवंबर 2021। सो फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है 8.1 2019 में। और अगर हम लोग बात करें 2020 की तो 10.8, और अगर हम लोग बात करें इस साल की तो 7% यहाँ पे हमें फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। और अगर प्राइमरी डेफिसिट की बात करो तो 2.4%। सो फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ बजट एस्टीमेट, सो फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें तो 114.8 ये रहा है अप्रैल टू नवंबर 2019 में। 2020 में ज़्यादा हो गया था क्योंकि सरकार यहाँ पे जो खर्चा था वो ज़्यादा कर रही थी, और सरकार को यहाँ पे जो रेवेन्यू था वो कम जनरेट हो रहा था। सो 135.1 ये रहा है फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ बजट एस्टीमेट। और अगर हम लोग बात करें इस साल की अप्रैल टू नवंबर 21, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 46.2 यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है वो रहा है एज परसेंटेज ऑफ बजट एस्टीमेट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन आ जाती है कि कौन से टैक्स का कितना कॉम्पोजिशन, यहाँ पे किस टैक्स ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को जनरेट हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों की ही उन्होंने कॉम्पोजिशन बताई कि किस टैक्स से सरकार को कितना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है। सो कॉर्पोरेशन टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो 25% रेवेन्यू सरकार को इस टैक्स में से मिला है। अगर हम लोग बात करें टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि इनकम टैक्स से सरकार को यहाँ पे अगेन 25% जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा शेयर है यहाँ पे जीएसटी का, सबसे बड़ा शेयर है जीएसटी का 29%। उसके बाद यहाँ पे यूनियन एक्साइज ड्यूटी का यहाँ पे जो है सेकंड पोजीशन रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कस्टम ड्यूटी की तो वहाँ पे 6%। सो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जीएसटी, सेकंड नंबर पे यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे है कस्टम। सो ये कॉम्पोजिशन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जो मेन हाईलाइट्स थी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो ये जो सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। सो सारी की सारी जितनी भी मैंने आपको बताई कि कौन से फिगर को आप लोगों ने कितना नोट डाउन कर लेना है,
उस सभी को आपने नोट डाउन करना है। और इसके अलावा कल का जो सेशन होगा उसमें हम लोग ट्रेड इंडिया ने यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रही है, इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सी कमोडिटीज़ को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, इसके अलावा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी रही हैं, कौन सी 10 कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जिनको किया है, कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स इंडिया ने किए हैं, कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस में रहा है, और कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट में रहा है। तो सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है स्पेशल क्लास के थ्रू जो कि मैंने कंडक्ट की थी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो फ्री क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी के जितने भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं जिनमें से कि क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में उन सभी क्लासेस में आपको इंडियन इकोनॉमी के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से कि क्वेश्चन आते हैं अलॉन्ग विद द यहाँ पे रीसेंट डेटा। सो सारा कुछ रीसेंट डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप सभी ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ये जो मेरे दोनों सेशन हुए हैं वहाँ पे आप लोग इसकी जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं अपनी आने वाली क्लासेस का स्केड्यूल जो है वो बताती रहती हूँ। और इसके अलावा सभी लर्नर जो कि न्यू हैं तो उन सभी को बताना चाहूँगी कि आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन अनअकैडमी। और 9 फरवरी से नोटेड डाउन 9 फरवरी से मेरा नया बैच स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग UGC नेट का जो सिलेबस है उसको हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 10। सो कंप्लीट सिलेबस हम लोग एक कोर्स में कवर अप करेंगे। 3 महीने का हमारा ये कोर्स होगा। और जितने भी लर्नर जो कि आने वाले UGC नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड। सो दिस इज़ माई रेफरल कोड जिसको अप्लाई करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा एडिशनल 10%। और यहाँ पे इस कोड को आप लोग यूज़ कर सकते हो फ्री स्पेशल क्लासेस को भी एक्सेस करने के लिए। तो वो सभी लर्नर जो कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेनी चाहते, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते, जिनको ये समझ नहीं आता कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से हमें नोट्स चाहिए, कैसे कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं और जितनी भी गाइडेंस हैं हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग कोर्स को जो कि 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी लर्नर्स ऑलरेडी प्लस पर हैं इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। और वो सभी लर्नर्स जो कि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी जिसके लिए यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। तो अभी तक वो सभी लर्नर्स जिन्होंने की मुझे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी पर मैं आप सभी के लिए स्पेशल क्लासेस, तो दोनों तरह की क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अनअकैडमी पर, प्लस क्लासेस भी और इसके अलावा स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारा का सारा यहाँ पे जो एनालिसिस है मैंने ऑलरेडी आपको 2 फरवरी को करवाया है। और इसके अलावा ट्रेड जो कि हम लोगों ने कल किया था स्पेशल क्लास में, और कल आने वाली क्लास में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आप सभी ने कल की क्लास में भी एनरोल करना है। और यहाँ पे जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी कंडक्ट की हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।